नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। बेसब्री से सबको इंतज़ार है कि आखिर दिल्ली के नतीजे क्या होने जा रहे हैं, क्योंकि अब चंद घंटों का ही वक़्त बचा है जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और उसके बाद नतीजे आएँगे, रुझान आने शुरू होंगे, सबको बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन इस सबसे पहले नतीजे आए, इस सबसे पहले बड़ा धमाका करती हुई आम आदमी पार्टी भी नज़र आ रही है और उसके साथ-साथ राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत ने आज साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग की पोल खोली, उनकी बेईमानी की पोल खोली, उनकी एक तरह से धज्जियां उड़ाते हुए वो नजर आए। और ऐसे ही नहीं, कोई लफ्फाजी नहीं, कोई जुमला नहीं, जिस तरह से हमारे माननीय मोदी जी करते हुए नजर आते, बल्कि तथ्यों के साथ, प्रूफ्स के साथ तीनों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि उनसे जवाब तलब किया है कि हम लगातार आपसे जिन सवालों के जवाब मांग रहे हैं, आप हमें उनके जवाब दीजिए। मैं आपको सुनवाऊंगी कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर, लेकिन उससे पहले दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको जानना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने 70 के 70 जो उम्मीदवार है उनकी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि 16 ऐसे उनके कैंडिडेट्स हैं जिनको ऑफर मिला है, 16-16 करोड़ का उनको ऑफर मिला है, यानी कि ऑपरेशन लोटस की बात वो यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस की उन्होंने बात कही और उन्होंने ये कहा कि 16 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 16-16 करोड़ का ऑफर जो है वो दिया गया है। बाकायदा तौर पर ट्वीट करके इसको नंबर भी जारी किया गया है आप पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब इस सब के बीच देखिए हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर एलजी से शिकायत की। एलजी ने आनन फानन में जांच के आदेश दे दिए एंटी करप्शन ब्यूरो को और एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूरी तत्परता दिखाते हुए वो फौरन कहां पहुंचे, अरविंद केजरीवाल के घर पर, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है, अरविंद केजरीवाल के जो टीम के लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो एसीबी है उसके पास कोई कागजात नहीं है, लगातार वो किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। ऐसा इल्जाम आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। वहीं एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल के घर पर एसीबी की टीम है एंटी करप्शन ब्यूरो की, तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो एसीबी पहुंच गए हैं। और उन्होंने कहा कि वो खुद कुछ उनके सवाल हैं या कुछ उनकी चीजें हैं जिसको लेकर वो एसीपी के दफ्तर पहुंचे हैं। तो अब आप ये सोचिए कि कल नतीजे आने हैं और नतीजे से पहले किस तरह का घमासान देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन तत्परता आप एलजी की देखिए कि किस तरह से वो किसके लिए काम करते रहे, इसका इल्जाम लगातार आम आदमी पार्टी लगाती रही। और अब आप ये देखिए कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये इल्जाम लगाए गए, फौरन ही एक्टिव हुए एलजी, भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहुंची और एसीबी को जांच के आदेश दे दिए गए और एसीबी फौरन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर भी पहुंच गई है। तो नतीजों से पहले दिल्ली में पूरा जो घमासान है वो देखने के लिए मिल रहा है। एग्जिट पोल जो आए हैं उन एग्जिट पोल के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे एग्जिट पोल भी हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। अब ऐसे में एग्जिट पोल को आम आदमी पार्टी का कहना है कि एग्जिट पोल को किस तरह से सही किया जाए, इस सब की जुगत लगाई जा रही है। और दूसरा उनका ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 55 सीटें आ रही हैं, जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं, तो फिर आखिर खरीद फरोख्त या ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए इस तरह के ऑफर्स उनके कैंडिडेट्स को कैसे दिए जा रहे हैं। अब इनकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लौटते हैं जो बात राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुप्रिया सुले और संजय राउत कहते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने तो बहुत गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो वोटर्स की संख्या 36 लाख जो बढ़ी है लोकसभा और विधानसभा के दौरान, ये 36 लाख फ्लोटिंग वोटर्स हैं। ये अब यहां से जाएंगे बिहार और बिहार में भी इसी तरह की कारगुजारियां होंगी, यानी कि जिस तरह के रिजल्ट मैनेज किए गए महाराष्ट्र में, उसी तरह के रिजल्ट अब बिहार में मैनेज करने की कोशिश होगी। यानी कि ये वोटर्स दरअसल बोगस वोटर्स हैं, ये वोटर्स क्रिएट किए गए हैं और अब ये वोटर महाराष्ट्र से बिहार जाएंगे, ये संजय राउत ने कहा है। लेकिन राहुल गांधी ने गंभीर न सिर्फ सवाल पूछे हैं बल्कि उन्होंने तथ्य भी सामने रखे
रखे हैं। एक जो बात राहुल गांधी ने साफ तौर पर रखी, उन्होंने कहा कि अडल्ट वोटर्स की जो संख्या है वो 9.5 करोड़ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का डेटा कहता है कि वो 9.7 करोड़ है। जो अडल्ट पॉपुलेशन है, अगर वो 9.5 करोड़ है, यानी कि जो वोट करने के लिए जो एलिजिबल हैं वो 9.5 करोड़ हैं, तो उनका ये सवाल है, और इस सवाल, ये बहुत गंभीर सवाल है जो राहुल गांधी ने पूछा है, तो आखिर जो वोटर्स हैं वो 9.7 करोड़ कैसे हो गए, पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स आखिर कैसे हो गए? यही तो वो गुत्थी है जो चुनाव आयोग सुलझाने के लिए तैयार नहीं है, और यहीं से उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है। राहुल गांधी ने आगे ये भी पूछा कि 5 साल में जितने वोटर्स नहीं बढ़े हैं, 5 महीने में आखिर इतने वोटर्स कहां से बढ़ गए? उन्होंने कई विधानसभा जो सीटें हैं जहां पर बीजेपी की जीत हुई है उसके एग्जाम्पल्स भी उन्होंने कोट किए। उन्होंने मार्जिन बताया कि जो मार्जिन है उतने ही वोटर्स बढ़ाए गए हैं और उतने ही वोट से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। मैं आपको 2 छोटी छोटी बाइट्स हैं राहुल गांधी की, वो आपको सुनवाना चाहूंगी। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से सबूत मांगे हैं और चुनाव आयोग को चौतरफा घेरा भी है। देखिए, 2 चीजों के बीच में हमें फर्क क्लैरिटी से रखना है। एक है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकती हैं, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेक्यूलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्युएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्युएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। दीज आर नॉट स्पेक्यूलेशंस, दीज आर फैक्ट्स, and this is not our data, this is election commission data, these are election commission numbers। अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्युएंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+ स्ट्राइक रेट। व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट? 90% strike rate. Okay, these are facts. तो बहुत गंभीर सवाल उन्होंने उठाए हैं। कहा है कि पॉपुलेशन से ज्यादा आखिर वोटर कैसे हो गए? जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वोटर्स है, ये तो हार्ड फैक्ट्स हैं, इस पर किसी तरह का सवाल भी नहीं उठाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने फौरन जवाब दिया राहुल गांधी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों ने की उसको लेकर आनन फानन में। और आप ये देखिए कि चुनाव आयोग के साथ साथ कौन सामने आया? देवेंद्र फडणवीस, यानी कि जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, वो फौरन सामने आते। आखिर सवाल ये उठता है कि उनका क्या मतलब बनता है इस पर इस तरह से जवाब देने का? सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं, चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं। बेनिफिशियरी बीजेपी है इसलिए वो सीन में है, लेकिन जवाब देवेंद्र फडणवीस देते हुए नजर आते हैं। चुनाव आयोग से ज्यादा एक्टिव बीजेपी नजर आती है। अगर ये सवाल चुनावी धांधली को लेकर, चुनावी बेईमानी को लेकर लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों एक ऐसी पार्टी है जिसको पूरे तरीके से यकीन है चुनाव आयोग पर, क्योंकि विपक्ष जो इल्जाम लगाता रहा है कि वो उनकी बी पार्टी बनकर काम कर रहे हैं या उन्हीं के लिए ही काम कर रहे हैं, और उसके लगातार पर्दाफाश, उसका लगातार उसके बारे में, उसकी बेईमानी के बारे में लगातार बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने यही नहीं, संसद के अंदर भी यही बात उन्होंने दोहराई, लेकिन चुनाव आयोग जो फैक्ट्स हैं उस पर बात न कर लगातार जिस तरह से जवाब देता रहा है वो खुद सवालों के घेरे में है। सवाल अब ये उठ रहा है कि दिल्ली में भी चुनाव हुए, कल नतीजे आएंगे, क्या दिल्ली में भी इसी तरह का खेल किया गया है? आगे अब बिहार में भी चुनाव होने हैं, तो क्या बिहार में भी उसी तरह का खेल है? क्या तुर्क का इक्का जो है वो हाथ लग गया है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके कि वो जहां जिस तरह से चाहे चुनाव जीत लें और जनता ठगा हुआ महसूस करे? ये जनादेश की लूट नहीं है तो फिर क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो फिर क्या है? ये बड़े सवाल
उठ खड़े हुए हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ गिरीश जोशी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस मामले पर गहन उनकी पड़ताल भी रही है। गिरीश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सुनीलम जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ बहुत दिनों के बाद जम्मू आनंद जी, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। जम्मू जी, आपका भी बहुत स्वागत और इस्तकबाल कार्यक्रम में। गिरीश जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या कोई उम्मीद करें उस चुनाव आयोग से जो इस बेईमानी का हिस्सा रहा है कि वो कोई जवाब देगा और इस तरह का कोई जवाब देगा कि जो विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा? नहीं बुशरा जी, देखिए, उम्मीद तो आप किससे करोगे? अल्टीमेटली ये होता है कि लैंड ऑफ द लॉ की कोर्ट आपके पास हो तो आप हर चीज से लड़ लेते हो। अब ना कोर्ट आपके पास है, ना इलेक्शन कमीशन आपके पास है, और इनकी इतनी जिगर खोल दी है कि 3 वीक का ऑर्डर करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का इसी ने बोल दिया कि 12C फॉर्म को हम अपलोड नहीं करेंगे। पहले वो कमिटमेंट कर रहे हैं कोर्ट में अपलोड करेंगे, फिर नहीं करते। नहीं करने के बाद आप फिर एप्लीकेशन में जाइए, अब वो उनको बुलाया जाएगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये जो पूरी मोकरी चल रही है, आप देखिए चंद्रचूड़ साहब ने एक ऐसा चीला सेट कर दिया है कि भाई आप तब तक डीले करते जाओ जब तक काम नहीं होता है। इंग्लिश में एक फेमस कहा था, स्पेंड सफिशिएंट टाइम इन कंफर्मिंग द नीड एंड नीड विल डिसअपीयर। अगर कहीं पे बाढ़ आ गई है तो आप कमेटी बिठा दीजिए, कमेटी आती जाती रहेगी, तब तक गांव सेटल हो जाएगा। तो यही थियरी पे ये चलते हैं। इनको हर काम में SIT बिठा देनी है जहां उनको लगता है गलत है। आप बताइए पंजाब में उन्होंने क्या किया? एलिगेशन तो कांग्रेस और ऑपोजिशन हर स्टेट में कर रहे हैं। आप देखिए वहां पे भी महाराष्ट्र में उन्होंने उस वक्त बोला था कि शिरडी के एक ही बिल्डिंग में 15,000 लोग कैसे रजिस्टर हुए। इनको एक ही काम करना चाहिए, जितने भी पॉलिटिकल, इन्होंने एक ई-विजिल साइट खोल के रखी है इलेक्शन कमिश्नर ने, उस पे ऑन द स्पॉट आप कंप्लेन कर सकते हो। उसका डेटा कलेक्ट ऑपोजिशन को करना चाहिए कि कितने लोगों ने करा है। तो वो तो 95, अभी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि 95% केस हैज ऑलरेडी बीन रिजॉल्व्ड। कौन सा केस, कौन सा आपने रिजॉल्व करा, किसको आपने, क्योंकि आपका रिप्लाई भी तो आपकी साइट पे दिखना चाहिए ना। तो ये बिल्कुल करे जा रहे हैं। इनको पता है कि ऑपोजिशन इकट्ठा नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे। क्योंकि अभी इन्होंने इतना कंफ्यूज कर दिया है कि आधे लोग बोलेंगे नहीं केजरीवाल है वो बीजेपी की बी टीम है, कुछ लोग तो ये बोल देंगे कांग्रेस है वो बीजेपी की टीम है। ये करके वो वोटर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। आपको देखिए बहुत ही सिंपल सा गणित है, हिंदुस्तान में 40% कमिटेड वोट्स हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, उसमें जो ये 20% जो फ्लोटिंग है उसी पे इनको खेलना है। अब वो श्याम दाम दंड भेद करके खेल लेते हैं, लेकिन उसका काउंटर ऑपोजिशन के पास क्या है? आप प्रोपोगंडा कर रहे हो, आप रैलियां कर रहे हो, उसमें बहुत लोग आदमी भी आ रहे हैं। हमने महाराष्ट्र में भी रैलियां देखी, हरियाणा में भी देखी। तो वो डेलिबरेटली इनका ये पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी होता है कि इनके आदमी लोग आपकी रैलियों में भी बड़ा फिगर दिखाएंगे, फिर वोटिंग नहीं होता है। और वोटिंग में जो मैनिपुलेशन चलता है वो तो बहुत ही एविडेंट है, अब इसमें कोई छुपा तो है ही नहीं। आपके वोटर्स कैसे बढ़ गए हैं, तो आप 17 आपको हर कैंडिडेट को दे देना है। आप देखिए तमिल खेल नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे डिसाइड हो गया था कि सबसे पहले जो कैंडिडेट होगा 17C लेके ऑफिस पहुंच जाएगा। तो वो उस स्टेट में नहीं कर पाते हैं जहां पे इनके पास स्टेट नहीं है, और इसी की वजह से इनको हर स्टेट को कैसे भी करके कब्जे में लेना है। स्टेट होगा तो ये सारा खेल कर सकते हैं। इसी बात का झगड़ा है। अब इसको कैसे पब्लिक काउंटर करेगी, क्योंकि आप उम्मीद तो छोड़ दो, आप पब्लिक रोड पे आके न्याय मांग सकती है। ना आपके पास न्यायालय है, ना आपके पास इलेक्शन कमिश्नर है, ना आपके पास पुलिस है, ना आपके पास कोई सपोर्ट है। जी, इससे पहले मैं सुनीलम जी के पास जाऊं, गिरीश जी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो की जा रही हैं, लगातार संसद में सवाल उठा रहे हैं, संसद के बाहर कल अखिलेश यादव ने तो बहुत ज्यादा बड़ी बात उन्होंने कह दी और इसको लेकर कई तरह की बहुत प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि कफन पेश करने के लिए चुनाव आयोग मर गया है और उसको कफन दिया जाए, उस पर सफेद कपड़ा डाला जाए, ये उन्होंने कहा है। और मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर उन्होंने बहुत गंभीर बातें कही हैं। ऐसे में विपक्ष के पास क्या और मौका है कि वो और क्या करें? क्या आंदोलन ही एक वाहिद चीज बच जाती है? क्योंकि कोर्ट में कई केसेस डाले गए हैं, हाई कोर्ट ने भी महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर सवाल पूछा है, लेकिन उसके नतीजा कुछ निकल कर नहीं आता और उसके बाद फिर एक और इलेक्शन हो जाता है। उषा जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर डरती है तो वो मीडिया से। आप देखिए जितने भी एजिटेशन हो रहे हैं वो अगर धड़ल्ले से सब जगह रिपोर्ट होने लगे तो पब्लिक का ओपिनियन बदलेगा। पहला ये होगा, फिर अधिकारी को थोड़ा सा डर रहेगा कि नहीं अब पब्लिक भी इनके अगेंस्ट में है।
तो ये हो सकता है ना। तो लेकिन जब आप एजिटेशन ही आपका हाईलाइट नहीं होगा, आप चिल्लाते रहोगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, आप आदमी का माइंडसेट चेंज कर पाओगे। लेकिन जहां पे आपके ईवीएम में ही गड़बड़ कर देनी है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में ही सब चोर बैठे हुए हैं, तो आप जब तक, मैं अपने मॉरल से नहीं सोचूंगा। आप देखिए आईआरएस में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 850 लोग नौकरियां छोड़ के चले गए। ये वो लोग हैं जो अपने जमीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जिसने धंधा दुकान खोल दी है तो उसके लिए तो कोई, उनको तो पैसा चाहिए, आप जो बोलोगे वो कर देंगे। ये अभी देश नेता नहीं चला रही, अंडरवर्ल्ड चला रहा है। भाई के जो सब गुर्गे हैं, वो तो जो भाई ने बोल दिया वो गुर्गे कर देंगे। किसी को मारना है, किसी को लूटना है, किसी को क्या करना है, यही तंत्र चल रहा है। तो इसमें आप क्या ऑप्शन देखोगे? या तो अपोजिशन मिलकर बोल दे कि हम अब इलेक्शन में खड़े ही नहीं रहेंगे, आप एक बार पावर में आ जाओ, फिर पता चलेगा आपको कितने लोग वोट देते हैं। एक प्रोटेस्ट के रूप में ही बड़ा कुछ करना पड़ेगा, ये छोटे छोटे पीसी से कुछ नहीं होगा। जी, डॉक्टर सुनीलम, आपकी प्रतिक्रिया। इंडिया गठबंधन साफ नजर आ रहा है, ये क्या एक तसल्ली की बात हो सकती है? क्योंकि लगातार खासतौर पे महाराष्ट्र को लेकर तमाम तरह की खबरें कही जाती रहीं। ये भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि सुप्रिया सुले को मिनिस्टर बनाया जाएगा और अब कॉन्टैक्ट में है, और ये तमाम चीजें बिखर गया है महाराष्ट्र में खासतौर पर इंडिया गठबंधन। हालांकि कहा तो नेशनल वाइड भी कहा गया कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है, लेकिन हमने देखा कि अब पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर इंडिया गठबंधन एकजुट है। भले ही वो दिल्ली में चुनाव अलग अलग लड़ रहे हो, और ये वैसे भी गठबंधन हुआ था लोकसभा इलेक्शन के लिए, विधानसभा के लिए ऐसे भी नहीं हुआ था, लेकिन जो नेशनल मुद्दे हैं उस पर तो साथ हैं। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसके साथ साथ दिल्ली में जो केजरीवाल इल्जाम लगा रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी, असल में डॉक्टर बड़ा दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल ने शिकायत की कि 16 लोगों के पास में 16-16 करोड़ का ऑफर गया, तो उन्हीं के घर पर रेड करने लग गए। तो मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं पर राहुल गांधी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी के घर पे भी तो रेड कुछ नहीं होने लग जाएगी। ये तो मतलब उल्टा ही यहाँ पर मामला चल रहा है ना, कि जो शिकायत करने चला जाए तो आरोपी को पकड़ने की बजाय, उसकी जांच करने की बजाय, जो शिकायत करता है आप उसकी ही जांच करने लग जाएं, और जो है लोगों को आप कंफ्यूज करने का काम करें। देखिए, इंडिया गठबंधन का चाहे स्ट्रक्चर कुछ हो ना हो, चाहे उसका कोई ऑफिस हो ना हो, कॉमन मैनिफेस्टो हो ना हो, लेकिन इंडिया गठबंधन तो एक तरीके से फ्लोर कोऑर्डिनेशन के अंदर तो काम करता हुआ दिखलाई पड़ ही रहा है। जब ये अभी हथकड़ी वाला जो पूरा पूरा मामला आया, तो उसके अंदर तो सब लोग वहां पर इकट्ठे थे ही। लगभग ज्यादातर मुद्दों के ऊपर वहां पर पार्लियामेंट में मिलकर ही एक तरीके का जो है वो प्रोटेस्ट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन असल में मेरा शुरू से एक ही बात का कहना है, जिस तरफ गिरीश जी ने जो इशारा किया, मेरा कहना ये है, शुरुआत अगर हम बिहार से मान लें कि बिहार में 15 सीटों पे जो हुआ, तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इसके बाद में यूपी में जो कुछ हुआ, उसके बाद में अखिलेश यादव नहीं बन पाए, उसके बाद में जो कुछ हुआ 400 की जगह 240 तो आ गए, लेकिन उसके अंदर भी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, और फिर हरियाणा में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, और सब लोग इस बात का इंतजार ही करते रहे कि कभी ये डायरेक्ट एक्शन के अंदर आएंगे। अभी भी डायरेक्ट एक्शन नहीं हुआ है। अभी अखिलेश यादव जो है उन्होंने केवल कफन चढ़ाने का या कफन लेकर के इसकी बात की है। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर जो है, ये आप आंदोलन का एक अस्त्र गांधी जी ने दिया है, और वो गांधी जी का अस्त्र ये है कि अगर आपको लगता है कि आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो है राहुल गांधी जी को लग रहा है, जो फैक्ट्स उन्होंने रखे, उन्होंने एकदम साफ साफ कहा कि हमारा स्पेकुलेशन नहीं है। हमारे ये जो बात जब संजय राउत ने कही कि भाई जो ये फ्लोटिंग है 35 लाख इधर गए, फिर बिहार जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, उसके बाद में उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैं स्पेकुलेशन नहीं कर रहा, मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूं। तो अगर आप सच के साथ में खड़े हैं, हम मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के तीनों जो है घटक दल वो फैक्ट्स के साथ खड़े हैं, तो फैक्ट्स को लेकर के जनता तो सत्याग्रह के लिए तैयार है। वो तो मलका मटका बाड़ी के अंदर उन्होंने तो अपना कर लिया, लेकिन इंडिया ब्लॉक के लोग जो है, इनके पास इतने कार्यकर्ता हैं
और मैं व्यक्तिशः जानता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर इनके पास कोई रिसोर्सेस की कमी नहीं है, तो ये क्यों नहीं जो है जिन लोगों ने गड़बड़ की है या जो सीधा इलेक्शन कमीशन है जो जिस तरीके से सीधे सीधे मैनिपुलेट करने का काम कर रहा है, ये इसके ऊपर क्यों नहीं दबाव डालते? दबाव कोई ट्वीट से नहीं डलता है, दबाव कोई बयान से नहीं डलता है, दबाव जो है आपने इस संसद में कुछ भाषण कर दिया उससे दबाव नहीं डलता है। वो जमाने चले गए, वो दिन चले गए। अब आपको डायरेक्ट एक्शन के ऊपर आना पड़ेगा। अगर आप अनिश्चितकालीन घेराव करके बैठ जाओ, अकेले समाजवादी पार्टी ये घोषणा कर दे कि मिल्कीपुर का जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, इसके ये सब फैक्ट्स हैं, इसकी जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाएगी और हमारे पास में इसकी पूरी रिपोर्ट जो है नहीं आ जाएगी और हम उससे संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, चलने दीजिए। समाजवादी पार्टी के पास में अकेले इतने कार्यकर्ता हैं कि वो 365 नहीं 3065 दिन वो बैठे रह सकते हैं वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए तो उतरना पड़ेगा, केवल कहने से अभी कोई असर होने वाला नहीं है। और मेरा कहना ये है कि आप देखिए जिस तरीके से जब ये दिखने लगा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इंडिया गठबंधन बना, आपने जो है देश को बचाने के लिए एकजुटता आपने कायम की, उसके बाद में फिर ऐसा लगने लगा कि सब लुंज-पुंज हो गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई जनता तो तैयार है, लेकिन आप जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है। आपको अभी भी लगता है कि नहीं हम खुद है, अगर हम आएंगे तो हम राज अगर कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर अरविंद केजरीवाल राज कर रहा है तो फिर हमें वो नहीं चाहिए। अगर वो राज करेगा तो वो बी टीम होगा और हम राज करेंगे तो हम वास्तव में भाजपा के हम दुश्मन होंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि भाजपा जो है वो कोई अंतर नहीं करती है, आरएसएस अंतर नहीं करता है, चारों एजेंसियां कोई अंतर नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग जो है वो केवल और केवल कांग्रेस के कैंडिडेट्स के साथ ही उसने गड़बड़ की हो, जैसे कामठी का उदाहरण उन्होंने दिया है ना, उन्होंने सभी इंडिया गठबंधन के जो महाविकास अघाड़ी के जो भी कैंडिडेट्स थे सबके साथ गड़बड़ करने का काम किया है। तो वो तो अपने दुश्मन के प्रति एक ही नजरिया रखे हुए हैं, समभाव। और जो है इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो समभाव जो है वो रखने के लिए तैयार नहीं है, वो तुरंत जो है आस पड़ोस में देखने लगते हैं कि भाई क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि अभी तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण मामला ये है, जिस तरीके की हवा बह रही है, जिस तरीके से ट्रंप आया, ट्रंप ने जिस तरीके से आपने देखा कि बेड़िया हथकड़ियों के अंदर भारतीयों को भेज दिया, उससे पूरे देश के अंदर से आउटरेज कहते हैं, मतलब जबरदस्त एक आक्रोश पैदा हुआ, हर आदमी के अंदर इतना भयंकर गुस्सा था। लेकिन उस गुस्से को भी ऑपोजिशन ने एक्चुअली में रिफ्लेक्ट नहीं किया, मतलब पार्लियामेंट के अंदर बोल देने से और हथकड़ी लेके खड़े हो जाने से एक्चुअल में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। आप एक दिन का कॉल दे सकते थे, एक दिन का कॉल दे सकते थे कि राष्ट्रीय शर्म का दिवस है, इसके लिए जो है आप धिक्कार दिवस मना सकते थे, कुछ भी जो था। और पार्टी के पास कार्यकर्ता है, अरे हम लोग किसान संगठन के लोग हैं, हम लोग एक दिन शाम को तय करते हैं, अगले दिन हम कम से कम पूरे देश में 5000 जगहों के ऊपर प्रोटेस्ट कर लेते हैं। तो ये पार्टियों के पास तो हमसे कई गुना ज्यादा ताकत है, रिसोर्सेज है इनके पास में, इनके तो पूरे मतलब तमाम सारे चैनल भी हैं अपने सोशल मीडिया के अंदर, ये लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये तैयार नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि आप एक के बाद एक आरोप लगते चले जाएंगे और उनको तो हेडलाइन मैनेजमेंट के वो मास्टर हैं, वो कोई नया मुद्दा लेके आ जाएंगे, नया मुद्दा आएंगे, फिर कल आप उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, पुराना मुद्दा आप खुद ही भूल जाओगे। ईवीएम का मुद्दा आया था, ईवीएम के मुद्दे के ऊपर ये चला था कि कोई ना कोई यात्रा होने वाली है, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जैसी एक न्याय यात्रा हुई थी इस टाइप की कोई न्याय यात्रा नहीं होगी तो कोई वाहन यात्रा हो जाएगी। कुछ ना कुछ ईवीएम के ऊपर जो है इतना बड़ा प्रेशर देश के अंदर बनेगा कि ईवीएम मुक्त चुनाव होना शुरू हो जाएंगे, जो अनुभव ऑपोजिशन को आ गया है इसके बाद में। लेकिन पूरा टाटा फिस हो गया, वो बात ही आगे नहीं बढ़ी। तो बात किसने आगे नहीं बढ़ाई? बात तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्होंने आगे नहीं बढ़ाई। तो मेरा कहना ये है कि ये बात तो तय करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नए नए मुद्दे देते चले जाएंगे और उनके लिए तो देखिए विन विन सिचुएशन है, उनका सीधा है। आपके लिए शर्म की बात हो सकती है कि भारतीय लोगों को बेड़ी हथकड़ी लगा के आए हैं, वो तो जो है जब भेजना शुरू करेंगे बांग्लादेशियों को हथकड़ी लगा करके, वो रिपोर्ट करना जब शुरू करेंगे, है ना, वो जिस तरीके से आज तक हमने तो कभी देखा नहीं कि पाकिस्तान से भी जो लोग छूट करके आते हैं, हमने कभी जो है उनको हथकड़ी और बेड़ी के अंदर हमने तो कोई पिक्चर उनका देखा नहीं इतने सालों के अंदर।
तो लेकिन अब ये काम शुरू करेंगे और इससे करके और अपने आप को स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे, जिसे कहते हैं फास्टेस्ट फोर्सेस, और ज्यादा उसका ध्रुवीकरण करने का काम करेंगे। तो वो तो अपना काम बहुत तेजी से कर रहे हैं, लेकिन जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और उन सवालों के साथ में जो उनका वास्तव में सच भी जुड़ा हुआ है और एक मॉरल उसका कन्विक्शन भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन एक्शन का अभाव मुझको लगता है, और एक्शन के अंदर आना ही पड़ेगा, चाहे जी अनचाहे। जी। बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है एक्शन के लिए आना पड़ेगा, अब बातों से काम नहीं चलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो आप कर ही रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकल रहा है, ये बड़ा सवाल है। इलेक्शन दर इलेक्शन आते रहते हैं और आप उसमें उम्मीद करते हैं कि भई हम लड़ रहे हैं, अब नतीजे कुछ और आएँगे, लेकिन नतीजे फिर आपके उम्मीदों के बरक्स आते हैं और फिर वही हो जाता है और फिर अगला इलेक्शन। सवाल यही है कि आखिर इसका हल कैसे निकलेगा जम्मू आनंद जी? क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया और महाराष्ट्र के इलेक्शन में लगातार जिस तरह के एग्जिट पोल, जिन पर बहुत ज्यादा यकीन किया जाए ना किया जाए ये भी एक सवाल है, लेकिन मान लीजिए वो एग्जिट पोल आए या हरियाणा आके आए, वो तमाम कुछ और कह रहे थे और चीजें कुछ और बिल्कुल सामने निकल कर आई। जो एक्सपर्ट थे वो कुछ और कह रहे थे, जो पत्रकार थे वो कुछ और कह रहे थे और चीजें बिल्कुल सामने निकल कर अलग नजर आई। जो राहुल गांधी ने कहा भी कि बीजेपी का 90% स्ट्राइक रेट, ये तो ऐसा था कि जमीन आसमान दीवारों पर सब पर लिखा था कि बीजेपी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो ये सब कुछ तो नजर आ रहा है और ये कुछ सब ढकी छुपी बात नहीं रह गई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका हल कैसे निकलेगा? जो राहुल गांधी कह रहे हैं, सुप्रिया सुले कह रहे हैं, संजय राउत ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, सब कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो वही कर रहा है जो उसको करना है। देखिए बुशरा जी नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपसे और आपके दर्शकों से भी माफी मांग लूं कि नए साल में आपके इस चैनल में आने के लिए मेरे को 1 महीना करीब करीब 7 दिन लग गए। तो खैर कोई बात नहीं, देर आए तो आए तो सही। देखिए ये जो मसला है चुनाव से संबंधित, चुनाव की धांधलियां और चुनाव के परिणाम जो हमारे और आपके ठीक विपरीत आ रहे हैं, अब इसका हल क्या है? तो मेरे पास तो एक ही हल है भाई, आंदोलन के सिवा कोई हल इसका है नहीं। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अंततोगत्वा जब किसी भी चुनाव में माल प्रैक्टिसेस हो जाते हैं तो हमारे यहाँ एक ही है कि या तो तुरंत चुनाव आयोग जो है उसकी संज्ञान ले और कोई निर्णय दे, नहीं तो फिर पोस्ट इलेक्शंस जो है कोर्ट में जाए। और कोर्टों की हालत तो ऐसी हो गई है कि 5 साल के बाद भी फैसले अब आ नहीं रहे। पिटीशन और कोर्ट के फैसले में 2 चुनाव हो रहे हैं, तो ये हालात है। दूसरी ये है कि एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जिसको कहते हैं, संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग, अब वही इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो करे क्या? दूसरी तरफ कोर्ट कोई निर्णय देना नहीं चाहती। कोर्ट भी निर्णय इस तरीके से दे रहे हैं कि मानती है कोर्ट की कुछ बातें गैर कानूनी हो गई है, लेकिन सजा नहीं सुनवा रही है। जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको जहां भेजना चाहिए वहां भेज नहीं रही है। तो एक अजीबो गरीब परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति को एक मुकाम पे पहुंचाना हो तो एक बड़ा जन आंदोलन के सिवा यह होना नहीं है। अब रहा सवाल के महाराष्ट्र के चुनाव, देखिए हरियाणा के चुनाव के परिणाम के बाद वहां तो कुछ हलचल नहीं दिखी। 2 दिन चर्चा होती रही कि भाई ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, उन्होंने तो लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस की बताई थी, लेकिन ये क्या हो गया, उस खत्म हो गई। महाराष्ट्र आते आते थोड़ी सी स्थितियां बदली। महाराष्ट्र में इलेक्शन रिजल्ट के बाद थोड़ा सा असर्ट करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथन हुई। जैसे हमने देखा कि गांव में लोगों ने पैरेलल बैलेट इलेक्शंस कराने की बात की। दूसरे तरफ महाराष्ट्र में कई जो हार गए उम्मीदवार वो इलेक्शन हाईकोर्ट में चले गए। मतलब मुझे अगर याद है, अकेले विदर्भ के अंदर जो है 8 से 10
मतलब आउट ऑफ 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज करीब 8 से 10 लोग अभी इलेक्शन पिटीशन कर दिए हैं। तीसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ी पिटीशन हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी चर्चा शायद जितनी होनी चाहिए वो हुई नहीं। वो है लेटेस्ट पिटीशन जिसपे मुंबई हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस दिया है, और वो पिटीशन प्रकाश आंबेडकर ने दायर की है। प्रकाश आंबेडकर ने अपने याचिका में 3 सवाल खड़े किए हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि भाई 19 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिनके जब काउंटिंग शुरू हुई तो नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड और नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड काउंट जो हुआ वो ज्यादा हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि 79 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है कि वेयर नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड और नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड, तो नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड जो है वो लेस है, यानी कम। अगर 100 का पोल हुआ तो मान के चलिए 90 काउंट में आए, और दूसरे इसमें ये हुआ था कि 90 पोल हुए और 100 काउंटिंग में आए। और तीसरा उन्होंने सवाल ये उठाया कि 6 के बाद, शाम 6 के बाद करीब महाराष्ट्र के 288 कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 76 लाख वोट पोल हुए हैं। 76 लाख। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई 5 से लेके 6 बजे का डेटा और 6 के बाद का डेटा इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया जाए कि वो डिस्क्लोज करे। इंटरेस्टिंग बात इस पिटीशन की ये है कि मुंबई हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट है, उसने इस पिटीशन को फ्रीविलस पिटीशन नहीं माना, इस पिटीशन को फेस रिजेक्ट किया नहीं, उसने नोटिसेस जो है इशू किया है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको कोई ना कोई उत्तर अगली तारीख के पहले देना है। मतलब ये है कि हरियाणा से महाराष्ट्र आते आते मुझे ऐसा लगता है कि मैनिपुलेशंस को उजागर करने का जहां तक सवाल है वो एक बात दिख रही है। अब वो दिल्ली आते आते वो किस हद तक जाएगी कह नहीं सकते। दिल्ली का मामला जरा अलग है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने जो दवाई बताई थी, अब वही दवाई उनको खाने की नौबत आ रही है। अब मतलब 2013 एंटी करप्शन मूवमेंट के जो 2 बेनिफिशियरीज है, एक तो बीजेपी है और दूसरी आप है, ये उस आंदोलन के बेनिफिशियरीज है। अब और दोनों की स्ट्रेटेजी एक समान है, मतलब मैंने नहले पे दहला। अब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी या की बोल सकते हैं, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ ये थे। तो इसके लिए मैं इसको इंडिया अलायंस नहीं कहता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हुई है, महाविकास आघाड़ी की हुई है। उन्होंने यही कुछ सवाल खड़े किए हैं कि भाई ये नंबर वोट्स जो क्योंकि इट इज वेरी स्ट्रेंज, जिसको अपन कहेंगे कि 2019 से 24 के बीच में जितने नए वोटर्स बढ़े 5 साल में, उससे कई गुना ज्यादा 2024 के लोकसभा से लेकर 2024 के विधानसभा के बीच में, मतलब विद इन 5 मंथ्स जी 5 साल में जितने वोटर नहीं बढ़े, उससे ज्यादा वोटर 5 महीने में बढ़े। मतलब एक किसी भी
गणित के हिसाब से 5 महीने में इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती जो पॉपुलेशन 5 साल के पॉपुलेशन को आउटमार्च कर दे। अगर 5 साल में अगर 100 बच्चे पैदा हुए तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 महीने में 110 बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये संभव नहीं हो सकता है। तो वो एक सवाल राहुल गांधी ने आज उठाए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इसका जवाब देगा कौन? देयर इज नो पिटिशन एज सच। जैसा प्रकाश आंबेडकर ने जो एक पिटिशन की है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक 4 बातें उठाई, वैसा स्पेसिफिक 3 और नई बातें उठाते हुए कोई पिटिशन नहीं है। ये सब सवाल है इलेक्शन कमीशन को, ये सब सवाल है पब्लिक डोमेन में लाने का, और ये सब सवाल के इर्द गिर्द लोग चर्चा करें, चिंतन करें, इसके आगे कुछ नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल ने तो मतलब कह दिया कि भाई एक तो हम जीत रहे हैं, जीत की तैयारी कर रहे हैं, जो अखबारों में आया, और उन्हें ये भी कह दिया कि भाई हमारे करीब 15-16 उम्मीदवारों को बीजेपी से सीधा सीधा टेलीफोनिक बातें हो रही है, ऑफर आ गए 15 करोड़ रुपए को लेकर। अब मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एक पार्टी का मुखिया के द्वारा चुनाव के बाद और काउंटिंग के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार के एलिगेशंस लगाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मसला है। अब सवाल इस बात का है कि एलिगेशन अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं, तो अरविंद केजरीवाल को ही ये कहना पड़ेगा कि ये 15 नंबर है मोबाइल के जिसमें कॉल आए हैं, और उसमें से अगर किसी ने, अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा शायद अभी तक, या मैंने नहीं पढ़ा, कि 15 के 15 लोगों ने कॉल भी रिकॉर्ड किया है, और जब समय आएगा तो हम उस कॉल रिकॉर्ड को शेयर कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जो है एक एलिगेशन थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, बट ये एलिगेशन बहुत स्पेसिफिक है, तो इसके लिए अब ओनस जो है वो अरविंद केजरीवाल पे ही रहेगा कि वो 15 लोग कौन थे जिनको इस प्रकार के कॉल आए, नंबर 1। नंबर 2, उनके मोबाइल नंबर शेयर करने पड़ेंगे, फिर सीडीआर निकाली जाएगी, वगैरह वगैरह। अगर उस 15 में से अगर 5 लोग रिट्रैक्ट कर देते हो कि भाई हमने कोई सीरियसली बात नहीं की, हमने मजाक में कुछ इधर उधर की बात कर दी है, तो देन एंटायर थिंग विल टेक अ न्यू टर्न। बट एक सत्ताधारी पार्टी जो इंडिया अलायंस की पार्टी, उस पार्टी का मुखिया अगर पत्र परिषद में इस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहा हो, अपने ही उम्मीदवारों को प्रलोभन देने की बात कर रहा हो, और अननोन कॉल की बात नहीं कर रहा हो, अननोन सोर्सेस की बात नहीं कर रहा है, उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा बीजेपी की तरफ से ऑफर है। सो देयरफॉर ये देखना होगा कि कम से कम ऐसे एलिगेशंस के ऊपर तो भी, चाहे इलेक्शन कमीशन हो और अदर एजेंसीज जो है, वो दूध का दूध पानी का पानी करते या नहीं करते हैं। और लार्जर क्वेश्चन जो आपका है, लार्जर क्वेश्चन या लार्जर इशू ये है कि अल्टीमेटली ईवीएम को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को एक पॉलिसी पोजीशन लेनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टीज ईवीएम के बारे में कन्वीनियंट पोजीशन लेंगे तो देश के अंदर मूवमेंट खड़ा नहीं होगा। वेदर आप जीतो या हारो, आप जीत गए तब भी आपको ये कहना होगा कि हमारी पावर आने के बाद हम इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश की डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, इस देश के अंदर के इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट और आम आदमी का विश्वास इस प्रोसेस में बनाए रखने के लिए हर समय के लिए जो है हम ईवीएम का जो तरीका है इसको खत्म करने वाले हैं।
इतना क्लियर कट स्टैंड बिल्कुल। आर और लिए पार की बगैर लड़ाई जो है उनको, जी, आर पार की लड़ाई उनको लड़नी ही होगी और बिना आर पार के ये कुछ होने नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल साफ है। और इसीलिए सवाल फिर ये भी उठ रहा है डॉक्टर श्रीलम की दिल्ली के चुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे। कल सुबह से शुरू हो जाएगा और लगभग 12 बजे तक तस्वीर ये साफ हो जाएगी किसकी सरकार बनने जा रही है, रुझान ये लगभग तय कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और अगर नहीं बनती है, तो फिर नेशनल पॉलिटिक्स किस तरह से आप बदलते हुए देखेंगे? अगर मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार बनती है और वो ऐसा करने में कामयाब रहते हैं, तो फिर बिहार को लेकर भी फिर उसी तरह से लोग एक तरह से ये हो जाएंगे कि भाई बीजेपी तो जहां चाहेगी वहां सरकार बना लेगी। क्योंकि जमीन पर अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि उनकी 62 से सीटें 20 हो जाएं या उनकी 62 से सीटें 30 और 32 हो जाएं। इस तरह का कुछ देखने के लिए नहीं मिला। इसलिए तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो भी एक तरह की बड़ी होशियारी के साथ इन आंकड़ों को रख रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज में खेल कर रहे हैं। जी। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार और दिल्ली की बिल्कुल तुलना मत करिए। बिहार के जी, लोग वैसे लोग हैं जैसे गाजा वाले हैं ना, कि आपने कितने ही अटैक कर लिया, छोड़ेंगे नहीं। और अभी कह दिया ट्रंप ने कि हम क्लिंचिंग कर देंगे और क्या क्या रिसोर्ट बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो बिहार के लोग छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे कोई भी नतीजा आ जाए उससे कोई फर्क बिहार के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, ये तो एक बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से शिकायत की गई, शिकायत करने वाले के यहाँ पर रेड पड़ना और वो भी जो है एलजी के आदेश पे पड़ना, ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। और इन्हीं टर्म्स के अंदर इसको जो है लोगों की मतलब जो है कोई भी राय हो, आप आम आदमी पार्टी को पसंद करते हो ना करते हो, दुनिया के अंदर सबसे मतलब गलत आदमी मानते हो आप अरविंद केजरीवाल को, लेकिन आपको ये जो प्रोसेस है इसका तो विरोध करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, है ना। इन्हीं शब्दों में करना चाहिए कि इस देश के अंदर ऐसे चलेगा नहीं कि आपका अगर मान लीजिए मुझे पसंद आदमी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो ठीक है, उसके साथ कुछ भी गलत होता रहे, मैं नहीं बोलूंगा। वो जेल जाए, उसके लोग जेल पे चले जाए, है ना, फिर भी मैं उसको बी टीम कहते रहूंगा, ये नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि कम से कम जब आप सच की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप जब सच को डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जो सच बोला है और एकदम क्लियर कट बोला है कि भाई जितने बढ़ रहे हैं जितने मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है वो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं जा रहा है, वो पूरा का पूरा सीधे बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसी के अंदर वो वोट जुड़ रहे हैं। और इसी के ऊपर जो है संजय राउत ने कहा कि अब ये जाकर के जुड़ जाएंगे, बिहार के अंदर जुड़ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिस तरीके से फैक्ट्स को लेकर के बातचीत होनी चाहिए, मुझको ये बात बराबर पूरे सोशल मीडिया के अंदर पूरा दिखलाई पड़ रही है कि लोग इतने ज्यादा बाइस्ड हैं अपने अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग से कि वो जो इशू है उसके ऊपर जो एक रिएक्शन होना चाहिए, एक तरीके से जो एक तगड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो भी अगर जो है मैं उसको नापसंद करता हूं तो वो धुल जाए तो वो धुल जाए, उसमें क्या बात है, क्या फर्क पड़ने वाला है उसको। तो मेरा कहना ये है इसके अंदर कि कल जो नतीजा है, मैं कई बार दिल्ली गया इस बीच में, पिछले 2 महीने के अंदर, अभी भी चुनाव के दौरान भी मैं गया। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को वहां पर सरकार बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी प्रयास वहां पर किया है उससे कोई इतना ज्यादा सीटें नहीं निकल रही हैं जिनको प्लस या माइनस करके आम आदमी पार्टी सरकार बना सके या नहीं बना सके वाली स्थिति आ जाए। या तो सरकार अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की अपने आप बनेगी, या फिर अगर ये जो मैनिपुलेशन दिखलाई पड़ रहे हैं या जो हरियाणा में हुए या जो महाराष्ट्र में हुए, इसी तरीके का मैनिपुलेशन अगर हो जाता है तो फाइनल है सरकार नहीं बनेगी। सरकार अगर नहीं बनेगी तो फिर उसका असर तो देश की राजनीति के ऊपर होना तय ही है। उसमें एक जी, बात तय है बिल्कुल। कि इसके बाद में जो ही दिल्ली की सरकार जाएगी, अगला नंबर आपको मालूम है सीधे सीधे आएगा पंजाब का।
पंजाब जो है वो हम्म। डिस्टेबलाइज होगा, पंजाब की सरकार गिरा दी जाएगी। पंजाब में या तो मतलब कोई ऐसा तो कर नहीं सकते, भाजपा के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो सरकार जो है अपनी वहां पर बना ले, राष्ट्रपति शासन या लगा सकते हैं, या फिर एक बड़ी टूट करके कोई और लोगों को सरकार बनाने का एक मौका दे सकते हैं, यही कर सकते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही दूरगामी असर पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा हम्म। लगता है फाइनली जनता को आप कितना कॉर्नर करेंगे, जितना कॉर्नर करते चले जाएंगे वो उतना ही एग्रेसिव होता चला जाएगा, और आप जितना बिल्कुल। ज्यादा उसको एग्रेसिव करेंगे, कुल मिलाकर के हम्म। आपके लिए ही वो काल बन जाएगा। ये पूरी दुनिया का इतिहास बताता है, अत्याचार की, गड़बड़ियों की एक सीमा होती है। जब वो सीमा पार हो जाती है तो लोग इंतजार नहीं करते कि नेता क्या कर रहा है, पार्टियां क्या कर रही हैं, विधायक सांसद क्या कर रही है, जनता खुद ही उतर जाती है। हम लोग क्योंकि जन आंदोलन के ही हम लोग साथी हैं, तो इस बात को जो है आनंद जी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मेरे यहाँ पर मुल्ताई के अंदर जो है ऐसे ही हुआ था। एमएलए, एमपी और कलेक्टर, एसपी और सब, जब सरकार पूरी फेल हो जाती है, किसी से उम्मीद नहीं होती, जनता खुद ही सड़क पे निकल जाती है। और जितने बड़े जन आंदोलन हुए वो इसी आधार पर हुए। मैं 42 की अगर बात करूं कि 42 में तो करो या मरो का नारा जो है गांधी जी ने दे दिया था और गांधी जी को जेल में डाल दिया था। कांग्रेस के कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं था जो जेल में नहीं गया। लेकिन फिर क्या हुआ, जनता ने अपने हाथ में कमान ले ली और अकेले 42 के मूवमेंट का जो एक ऊर्जा पैदा हुई, उससे इस देश के अंदर अंग्रेजों को जो है सत्ता छोड़ करके जाना पड़ा। तो मेरा कहना ये बिल्कुल। है कि जिसे कहते हैं ना, वही जो एक घड़ा भर जाता जब है तो फिर पाप का हम्म। अंत होता है। हम उसी दिशा में जी बढ़ बिल्कुल। रहे हैं। ये जरूर है कि देखते रहते हैं कि क्या क्या हमें बीच में देखना पड़ता है एज ए इंटरमीडिएट स्टेप्स। बिल्कुल। और अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा है और ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल के वकीलों के जरिए कि बिना नोटिस के एसीबी दरअसल आई है। ऐसा लग रहा है इसे आनन फानन में बस भेज दिया गया। बीजेपी ने इधर शिकायत की, एलजी फॉर एन एक्टिव वे, फॉरन एसीबी को एक्टिव किया गया और भेज दिया गया कि जिसने शिकायत की जाइए उसी के घर पे पहुंचिए और उसी के घर पे धावा बोलिए और उसी से सवाल पूछिए जिसको फोन आए हैं, जिसने शिकायत की है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो एक सवाल है। जी जम्मू जी, संक्षेप में आपसे मेरा सवाल भी था और आप अपनी बात को भी रखिए। क्या महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह दिल्ली करना मुमकिन होगा? क्योंकि जितने एक्टिव अरविंद केजरीवाल हैं और जिस तरह से चप्पे चप्पे पर उनके कार्यकर्ता हैं और जिस तरह का बूथ मैनेजमेंट वो करते हैं, क्या आपको लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र दिल्ली में भी हो सकता है? क्योंकि लगातार चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम बहुत एक्टिव नजर आई। बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी है। देखिए, जहाँ तक मैं दिल्ली को समझता हूँ, दिल्ली एक छोटा सा एक कारपोरेशन वाला इलाका है और अरविंद केजरीवाल इस मामले में काफ़ी मतलब एक्सपर्ट है। उनकी टीम वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेवी लोग है। तो ये मतलब 17 नंबर का फॉर्म हो या जब ईवीएम खुलती है तो बैटरी कितनी चार्ज है और वगैरह वगैरह जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत सुनहरा मौका भी है कि जब इतने बड़े सवाल ईवीएम पे खड़े हैं और ईवीएम का मैनिपुलेशन अब केंद्र में है, तो दिल्ली के काउंटिंग में ईवीएम के खेल को पकड़वा देने के लिए बहुत, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही पहली सरकार है जिसने अपने विधानसभा में ईवीएम को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है इसका डेमोन्स्ट्रेशन एक अभी के मंत्री भारद्वाज, उन्होंने वो सब दिखाया था। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सुनहरा मौका इतिहास का कि जहां ईवीएम का खेल को एक्सपोज किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि वो ऐतिहासिक क्षण जो है वो वेट कर रहा है 8 तारीख का। और अरविंद केजरीवाल इस मतलब उतने ही माहिर है। मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरी अपनी टीम को इस तरीके से खड़ी कर दी होगी कि कल ईवीएम का खेल पकड़ में आ सकता है। अब रहा सवाल एसीबी का पहुंच जाना, तो भाई 2014 के बाद तमाम जो संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं या वो संस्थाएं जो सीधा राज्यपालों के एलजी की निगरानी में रहती हैं, वो हर कदम पे यही तो साबित करना चाह रहे हैं कि अब हम कोई इस देश के अंदर स्वतंत्र संस्थाएं नहीं है। अब हम आका के इशारे पे
चलते हैं, आका को खुश करने के लिए जीते हैं और आका का ही पदक लेना हमारा मकसद होता है। और बीजेपी की एक प्रकार से वो संस्थाएं के रूप में अपने आप को 10 साल में उन्होंने ये कर दी। केजरीवाल के एलिगेशन के बाद अगर एसीबी बीजेपी के भी दफ्तर जाती या बीजेपी वालों के पास भी तत्परता से जाती तो कुछ संदेश अलग जाता, लेकिन अब जो घेराबंदी की जा रही है उससे साफ हो जा रहा है कि आपको एलिगेशन से लेना देना नहीं है, आपको एलिगेशन की सीरियसनेस जो है, गंभीरता से आपको लेना देना नहीं है, आपको सही में पैसे ऑफर किए गए या झूठ बोला जा रहा है इसका सत्यापन करना ये आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए ये है कि अपोजिशन को कैसे हम टेरराइज करें, उसी को कैसे फैलाएं। तो ये तो एक कदम और अपनी बेइज्जती कराने के दिशा में जो है एसीबी का कदम है और जनता इस बात को समझती है। सुनीलम जी से मैं सहमत हूं कि भाई जिन्होंने आरोप किया आप उन्हीं के घर में जा रहे हैं। अरे जिनके खिलाफ आरोप किए हैं कह रहे हैं आप बगीचे में घूमने जाओ, ये नहीं हो सकता। एक टीम इधर जाती एक टीम उधर जाती, संदेश अच्छा जाता। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहता हूं, मैनिपुलेशंस ईवीएम का कल हो सकता है कि आम आदमी पार्टी बेहतरीन तालमेल के साथ बेहतरीन तरीके से अपने जो काउंटिंग एजेंट्स है उनको तैयार किया होगा और चप्पे चप्पे पर जो भी वो इलेक्शन मशीनरी है उसका जो मोडस ऑपरेंडी है उसको पकड़ने में वो कामयाब होंगे। आखिरी की एक बात यह है कि अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है बुशरा जी, वो ये है कि 5 से 8% नाम जो है मतदाता यादी से कम कर दो और करीब 15% नए जोड़ दो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 20% का पूरा गेम प्लान जो है इलेक्शन कमीशन ने बनाया है और ये 20% का गेम प्लान को चेक करना ये एक बड़ी लड़ाई है और इसको लगने वाली बड़ी मशीनरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जिस लेवल पर इलेक्शन कमीशन से लेके तो बीजेपी और सरकारें पूरे हमारे चुनावी प्रक्रिया को उद्ध्वस्त कर देना चाहते हैं, इस प्रक्रिया को बचाने की एक बड़ी लड़ाई आने वाले दिनों में लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, और अगर इस देश को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, धनादेश को बचाना है, तो ये सब करना होगा। और खाली इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके या फिर पार्लियामेंट में अच्छी बात है कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ जनता के लिए जितना जरूरी है कि उसके वोट को सिक्योर किया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा इन पार्टीज के लिए जरूरी है, क्योंकि ये तो इनके अस्तित्व का सवाल है और आप अपने अस्तित्व के लिए कितनी शिद्दत से लड़ते हैं ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सुनीलम जी आपका और जम्मू जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।